Ma'am, I promise you, my best men will be on the job. I have a request. मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो इस केस में आपकी मदद करेगा। I don't think that is necessary. Don't worry about that. उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है। हिल पे गए बालांच। तू कौन है? Merciless assassin. Brain killer. उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के निकट में भारतीय वायुसेना के अड्डे पर टेंटों में रहने वाली इस यूनिट को स्पेशल ग्रुप नाम दिया गया और ये रॉ के प्रमुख के मातहत काम करने लगी। रॉ चाहता था कि यूनिट के अधिकारियों को SAS के साथ ट्रेनिंग दी जाए। स्पेशल ग्रुप के अधिकारियों ने हर्फोर्ड में ब्रिटिश एजेंसी के ट्रेनिंग ठिकाने का दौरा करने के बाद इसकी सिफारिश भी की थी। सरकार ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि शायद इनकी लागत प्रति सैनिक 5,000 पाउंड थी। स्पेशल ग्रुप ने अपना ट्रेनिंग कार्यक्रम तैयार किया। उसे सीधे प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल सचिवालय के नीचे होने का फायदा मिला। स्पेशल ग्रुप के एक रिटायर्ड अधिकारी ने बताया, हम जब भी कोई सामान मांगते थे तुरंत मिल जाया करता था। 100 से अधिक बुलेट प्रूफ जैकेट और खास हेलमेट का अनुरोध रातों रात कर दिया गया और ये सामान इजराइल से मंगवाया गया। स्पेशल ग्रुप को ऑपरेशन सनडाउन के लिए तैयार किया गया और उसके रद्द होने के बाद ब्लू स्टार की तैयारी हुई। ऑपरेशन ब्लू स्टार आज भी भारत और विदेश में एक दुखती रग है। 30 सितंबर 2012 को 4 सिख नौजवानों ने लंदन की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बरार को मारने की कोशिश की। ब्लू स्टार के सेनापति बरार अक्सर लंदन आते जाते रहते हैं। हमले में वे बच गए। उन पर हमला करने वाले 2 हमलावरों को सजा मिली। ब्लू स्टार की तैयारी में ब्रिटिश सरकार की संभावित भूमिका के इस नए रहस्य उद्घाटन से लोगों में गुस्सा भड़क उठा था। रॉ के रिटायर्ड अधिकारी और उसकी गुप्त सैनिक इकाई के सदस्य रह चुके कुछ लोग और ही कहानी बताते हैं। उन्होंने कहा कि SAS ने ब्लू स्टार ऑपरेशन में कोई मदद नहीं की, वे केवल भारतीय सेना की कार्रवाई थी। SAS ने तो कमांडो हमले ऑपरेशन सनडाउन की निगरानी के लिए सहायता दी थी। रॉ के आतंकवाद विरोधी डिवीजन के मुखिया रह चुके बी रामन ने 2007 में छपी अपनी पुस्तक काउबॉयज ऑफ R&AW में लिखा था कि ब्रिटिश उच्चायोग में 2 MI5 खुफिया संपर्क अधिकारियों ने दिसंबर 1983 में स्वर्ण मंदिर परिसर की टोह ली थी। उन्होंने ब्रिटेन से दिल्ली भेजे गए एक वरिष्ठ SAS अधिकारी को सारी जानकारी दी, जिससे स्पेशल ऑपरेशन करना उचित लगा। श्रीमती गांधी के खुफिया प्रमुख RN काओ ने SAS की मदद मांगी थी। विदेशों में कई खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों के साथ काओ के निजी संबंध भी थे। सनडाउन तो रद्द कर दिया गया, लेकिन उसमें ट्रेनिंग ले चुके कई कमांडो ने ब्लू स्टार के दौरान पूरी तरह किलाबंद अकाल तख्त पर आत्मघाती हमले की अगुवाई की और 3 दिन बाद आखिरी उग्रवादी को स्वर्ण मंदिर से निकाले जाने तक वहां डटे रहे। बाद में सिख आतंकियों ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए अफसरों को निशाना बनाया। यही वजह है कि रिटायर होने के वर्षों बाद भी अधिकारी अपनी पहचान नहीं बताते। एक महानगर में रह रहे एक अधिकारी ने ठीक ही कहा, मेरी गुमनामी ही मेरा रक्षा कवच है। सनडाउन के लिए श्रीमती गांधी के इनकार से काऊ अगर नाखुश थे तो भी उन्होंने जाहिर नहीं किया। असल में उनकी सोच श्रीमती गांधी की सोच के अत्यधिक अनुरूप थी। कुछ हफ्ते पहले ही विदेशी राजधानियों में, खासकर बड़ी सिख आबादी वाले शहरों में तैनात रॉ के प्रमुखों ने काऊ को सावधान कर दिया था कि उग्रवादियों को निकालने की सैनिक कार्रवाई का बुरा असर होगा। काऊ ने खुद विदेशों में मौजूद सिख अलगावादियों से बात की थी कि वे भिंडरावाले को स्वर्ण मंदिर खाली करने में राजी कर ले। काऊ के निकट रहे पूर्व रॉ प्रमुख ने बताया, उन्होंने वादे तो बहुत किए थे लेकिन किया कुछ भी नहीं। चंडीगढ़ में मौजूद एक विशेषज्ञ मनदीप सिंह बाजवा का कहना है, कमांडो ऑपरेशन रद्द करने की एक और वजह शायद राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के भीतर के नरम गुट का प्रभाव था। ये गुट चाहता था कि भिंडरावाले के साथ बातचीत से मसला सुलझ जाए। जनवरी 1984 में सरकार ने राजीव गांधी के कहने पर भिंडरावाले से गुप्त बातचीत शुरू की, लेकिन 4 महीने के भीतर दोनों तरफ से चरमपंथी हावी हो गए।
अप्रैल 1984 में बीबीसी के दिल्ली ब्यूरो के सतीश जैकब ने मंदिर में निर्माण सामग्री से ले जाते ट्रक देखे। उन्होंने दरमियाने कद के दुबले पतले गोरे लंबी दाढ़ी वाले एक शख्स को सलवार कमीज में भी देखा था। वे मेजर जनरल शाबेग सिंह थे, जिन्होंने 1971 में मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों को ट्रेनिंग दी थी, लेकिन 1976 में रिटायरमेंट से ठीक पहले भ्रष्टाचार के आरोप में उनका कोर्ट मार्शल किया गया और रैंक छीन लिया गया। अब वे 5 मंजिला अकाल तख्त की किलेबंदी में भिंडरावाले के सैनिक सलाहकार थे। मई 1984 तक पंजाब की हालत बेकाबू हो गई। अप्रैल 1983 में स्वर्ण मंदिर में दिन दहाड़े डीआईजी एएस अटवाल की हत्या ने पंजाब पुलिस को पंगु कर दिया। 1983 तक ये स्पष्ट हो चला था कि अकाल तख्त अलगावादियों का अड्डा बन चुका था। अटवाल की हत्या के पीछे भिंडरावाले का हाथ होने का संकेत मिला। खुफिया एजेंसियों के पास इस बात के भी पर्याप्त सबूत थे कि भिंडरावाले बगावत करने के लिए बड़े पैमाने पर हथियार जमा कर रहा था। अक्टूबर 1983 में राज्य सरकार को बर्खास्त करने के बाद दिल्ली से भेजे गए हजारों अर्धसैनिक कर्मी राज्य में अफरा तफरी रोकने में नाकाम रहे। नरसिंह राव के नेतृत्व में श्रीमती गांधी के थिंक टैंक ने अकाली दल के सामने समझौते का जो अंतिम प्रस्ताव रखा, उसे भिंडरावाले ने नामंजूर कर दिया। कुछ ही दिन बाद सेना अध्यक्ष जनरल अरुण कुमार वैद्य अक्सर श्रीमती गांधी के दफ्तर आना जाना करते थे। श्रीमती गांधी के विश्वस्त निजी सचिव आर के धवन उन आधे घंटे की मुलाकातों में से एक में मौजूद थे। धवन ने बताया कि जनरल वैद्य ने उन्हें भरोसा दिलाया कि कोई मौत नहीं होगी और स्वर्ण मंदिर को कोई नुकसान नहीं होगा। पत्रकार मार्क टूली और सतीश जैकब ने 1985 में अपनी पुस्तक अमृतसर मिसेस गांधीज लास्ट बैटल में लिखा, श्रीमती गांधी आसानी से फैसले लेने वाली महिला नहीं थी। वो कोई भी कदम उठाने में बहुत हिचकती थी। उन्होंने कार्रवाई का फैसला तब किया जब बुरी तरह से घिर चुकी थी। सेना उनका आखिरी सहारा थी। उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार को हरी झंडी दिखा दी। 5 जून 1984 को रात में 10:30 बजे के बाद काली कमांडो पोशाक में 20 कमांडो चुपचाप स्वर्ण मंदिर में घुसे। उन्होंने नाइट विजन चश्मे, एमए स्टील हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। उनके पास कुछ MP5 मशीन गन और एक AK-47 राइफल भी थी। उस समय SG की 56वीं कमांडो कंपनी भारत में अकेला ऐसा दास्ता था जिसे तंग जगह में लड़ने का अभ्यास कराया गया था। हर कमांडो शार्प शूटर, गोताखोर और पैराशूट के जरिए विमान से छलांग लगाने में माहिर था और 40 किलोमीटर की रफ्तार से मार्च कर सकता था। उनमें से कुछ ने गैस मास्क पहन रखे थे और ज्यादा असरदार आंसू गैस CX गैस के गोले छोड़ने के लिए गैस गन ले रखी थी। लेफ्टिनेंट जनरल बड़ार की 9वीं इन्फैंट्री डिवीजन ने उस रात जो 3 बटालियन स्वर्ण मंदिर में भेजी थी, उन्हें पंजाब के मैदानों और राजस्थान के रेगिस्तान में लड़ाई की साधारण ट्रेनिंग थी। वे सिर्फ अपनी संख्या के बल पर दुश्मन को काबू करने वाले थे। अरावल दस्ते के तौर पर कमांडो ने कामयाबी के लिए छल, फुर्ती और दुश्मन को चौंकाने वाली चालें चली। वहां पहुंचते ही एक SG अधिकारी ने सुंदर जी के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल रणजीत सिंह दयाल को बताया कि पिछली दीवार को उड़ाकर अकाल तख्त पर कब्जा किया जाएगा। जनरल दयाल 1965 की जंग में मुश्किल कार्रवाई में हाजी पीर पर कब्जा कर चुके थे। उन्होंने तुरंत इस योजना को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, अकाल तख्त को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जनरल दयाल ने स्पष्ट कर दिया कि कमांडो स्वर्ण मंदिर में मौजूद उग्रवादियों को निकालने के लिए गैस का इस्तेमाल करते हुए अकाल तख्त पर कब्जा करेंगे। साफ जाहिर था कि सेना को उग्रवादियों की सही ताकत का अंदाजा नहीं था। स्वर्ण मंदिर में कदम रखते ही एक निशानची की गोली ने हेलमेट के भीतर से यूनिट के रेडियो ऑपरेटर की खोपड़ी उड़ा दी। बाकी दस्ते ने अकाल तख्त को जाने वाले खंभों के लंबे गलियारे की आड़ ली। मंदिर की अभेद्य दीवारों ने पीछे से हल्की मशीन गन और कबाइन की गरगराहट गूंजने लगी और तोपों के शोलों ने कमांडो के नाइट विजन चश्मों को चौंधिया दिया। कमांडो और पैदल सैनिक खंभों की आड़ लेते हुए आगे बढ़ने लगे। अकाल तख्त की तरफ बढ़ने वालों को संगे मरमर की परिक्रमा पर रोक दिया गया। सैनिकों को लाने वाली बख्तरबंद गाड़ी को रॉकेट से गोला दागकर उड़ा दिया गया। आधी रात के बाद SG यूनिट और सेना की एक पैरा के बीच बचे खुचे सैनिक अकाल तख्त के नीचे एक फव्वारे के पास छुपे हुए थे। अकाल तख्त और स्वर्ण मंदिर को जाने वाली दर्शन के बीच का इलाका खूनी मैदान बन चुका था और शाबे की लाइट मशीन गन हावी थी।
दुश्मन की इस दीवार को भेदने की पैरा कमांडो की हर कोशिश बार बार नाकाम हुई। कम से कम 17 कमांडो मारे गए। काली पोशाक में उनकी लाशें सफेद संगमरमर पर चमक रही थी। CX गैस के गोले दागने वाले कमांडो को पता लगा कि अकाल तख्त की तमाम खिड़कियां ईंटों से बंद थी। सिर्फ कुछ सपाट झरियों से मशीन गन आग उगल रही थी। कमांडो दस्ते ने गोले फेंक कर मशीन गन को 2 ठिकाने शांत किए, फिर भी अकाल तख्त अभेद्य था। फिर 5 जून को सुबह 7:30 बजे के आसपास 3 विकर विजन टैंक लाए गए। उन्होंने 105 किलोमीटर के गोले दागकर अकाल तख्त की दीवारें उड़ा दी। उसके बाद कमांडो और पैदल सैनिकों ने उग्रवादियों की धरपकड़ शुरू की। SG के एक पैराट्रूपर ने बताया कि मंदिर का अहाता पुराने जमाने का जंग का मैदान हो गया था। सफेद संगमरमर की परिक्रमा में चारों तरफ खून से सनी काली लाशें पड़ी थी। अकाल तख्त के धुएं से काले पड़ चुके खंडहर के तहखाने में कमांडो को शाबेग की लाश मिली। सेना ने 41 लाइट मशीन गन बर्बाद की, जिसमें से 31 अकाल तख्त के आसपास मिली। स्वर्ण मंदिर की भूल भुलैया से भिंडरा वाले के आदमियों को निकालने में सेना को 2 दिन और लगे। 8 जून को राष्ट्रपति जेल सिंह के साथ स्वर्ण मंदिर में गए SG दस्ते के कमांडिंग ऑफिसर, एक लेफ्टिनेंट जनरल, किसी उग्रवादी निशानची की गोली से बुरी तरह घायल हो गए थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार की खबर आते ही सिखों में बवाल मच गया। सेना की कुछ इकाइयों में बगावत हो गई। श्रीमती गांधी को जान से हाथ धोना पड़ा। उसी साल 31 अक्टूबर को 2 सिख अंगरक्षकों ने उन्हें गोली मार दी। उसके बाद देश भर में गुस्साई भीड़ ने 8000 से ज्यादा सिखों को मौत के घाट उतार दिया। उनमें से 3000 सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में मारे गए। इस संहार ने पंजाब में और 1 दशक के लिए विद्रोह की आग को हवा दी। श्रीमती गांधी की हत्या तुरंत बाद स्वर्ण की मंदिर कार्रवाई में हिस्सा ले चुके SG कमांडो राजीव गांधी और उनके परिवार की हिफाजत के लिए 1 साल तक रेस कोर्स रोड पर तैनात रहे। वे प्रधानमंत्री राजीव गांधी और उनके परिवार की हिफाजत कर रहे थे। फिर सरकार ने 1985 में स्पेशल प्रोडक्शन ग्रुप तैयार कर लिया। उसके बाद जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आतंकरोधी एक नई फोर्स में स्पेशल ग्रुप के करीब 200 कर्मचारी तैनात किए गए। इसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। वैसे स्पेशल ग्रुप आज भी रॉ की बेहद गोपनीय सैनिक यूनिट है जो खुफिया मिशन पूरी करती है। इसकी हैसियत अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA की स्पेशल एक्टिविटीज डिवीजन के बराबर है। स्पेशल ग्रुप के अधिकारियों को रेस कोर्स रोड पर अपनी तैनाती के दौरान ये सोचने के लिए बहुत वक्त था कि अगर उन्हें ऑपरेशन सनडाउन करने की इजाज़त मिल जाती तो क्या इतिहास का रुख आज कुछ और ही होता। ऐसी एक खुफिया कहानी मेकर्स अपनी मूवी रैम्बो में दिखा सकते हैं। वैसे आप कितने एक्साइटेड हैं इस मूवी के लिए, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें एंड सेफ रहें। थैंक यू। तेरी इबादतें